बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ताज़ा सियासी अपडेट्स के साथ मैं हूं बिलाल रशीद। आज की अहम खबर यह है कि इसहाक डार लंदन से दुबई और फिर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी ये जो मीटिंग्स थी लंदन में, वो बेसिकली नवाज़ शरीफ के जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब करने से के बाद जो कशीदगी पैदा हुई इदारों के साथ और फ़ौज के साथ नून लीग की, उसे कम करने के लिए थी। और अब उन्होंने ऐलान किया है नून लीग ने कि इंतकामी सियासत नहीं अपनाई जाएगी और इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी से गुरेज किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी गलती उनसे सरजद हुई है जैसे एक खच्चर ने बम को लात मार दी थी, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में कि वो अनडू नहीं हो सकती। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल में कोई रंज थे, तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था, मुल्क वापस आना चाहिए था, अपने केसेस से निकल कर मुल्क के वज़ीर आज़म बनने तक का सफ़र तय करना चाहिए था। उसके बाद वो इस सूरत हाल में होते कि अवाम को डिलीवर करके अब कुछ अपने साथ मिला के तो वर्दी पोशों से अपने जो इंतकाम थे पुराने, वो पूरे करने के बारे में सोचते। दूसरी बात यह है कि नून लीग वाले जो हैं वो, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खसूसन, वो ऐसा लगता है कि 7-8 साल पहले एक ऐसी जगह पे स्टक होकर रह गए हैं कि वो सोशल मीडिया पे जो अपने मुवाज़ने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2017 में हर चीज़ बेहतरीन थी, उसके बाद इमरान खान आया तो उसने सारी चीज़ों का सत्यानाश कर दिया। हालांकि पिछले 18 महीने उन्हीं की हुकूमत थी, और अवाम से अगर आप पूछें तो वो पिछले 18 माह को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही के खाते में गिनते हैं। उन्हीं की हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा वज़ीर उन्हीं के थे। मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया है कि 3.5 साल जो हुकूमत रही तहरीक इंसाफ की, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर थी, और वो मुल्क मुखालिफ जमात है, लिहाजा उसे मुल्क की सियासत में नहीं होना चाहिए, यानी सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल 150 रुपये का था और डॉलर 172 रुपये का था, जबकि पीडीएम के दौर में, जिसके इमाम मौलाना फजल रहमान थे जो पीडीएम के सरबराह थे, उसके दौर में डॉलर की कीमत 300 से ऊपर गई और पेट्रोल की कीमत भी 300 से ऊपर गई, और बिजली की सूरत हाल आपके सामने है। अगर आप मौलाना फजल रहमान का बैकग्राउंड देखें तो उनके कोई असूल और ज़ाब्ते नहीं हैं। वो मुशर्रफ की बी टीम बन गए थे और एमएमए की जो सारी जमातों की कुव्वत से फ़ायदा उन्होंने उठाया, मुशर्रफ से फ़ायदे हासिल किए। अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी कि उन्होंने शहीदों की ज़मीनें अलाट करवाई थी मुशर्रफ से। साइफ़र के मामले को पूरी कुव्वत के साथ इमरान खान का गला पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। FA ने करार दिया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ख़ता के मुर्तकिब हैं साइफ़र के मामले में, और साइफ़र इमरान खान के पास गया लेकिन वापस नहीं आया। तो जो चेन बनती है, जो वजारत ख़ारजा से साइफ़र लेके इमरान खान तक पहुंचाने में इस्तेमाल होती है, उन सब लोगों को वादा माफ़ गवाह बना लिया गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी वादा माफ़ गवाहों में शामिल हैं। और लतीफ़ा ये है कि मैं आपको याद कराता चलूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें साइफ़र रखा गया था मुसल्लह अफवाज की क़यादत और सियासी, और उसमें ये करार दिया गया था कि मुदाखलत हुई है और एहतजाज का फ़ैसला किया गया था। तो उसके बाद वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के अंडर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई, और उसमें पहली कमेटी में जो फ़ैसले किए गए थे उनकी तौसीक की गई। और अब लतीफ़ा ये है कि गैर मुल्की मुदाखलत का होना अहम नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की हिफाजत ना कर सकना ज़्यादा अहम हो गया। आज अगर इमरान खान के मामला तय हो जाएं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो साइफ़र का मामला और दूसरे सारे जो मुकदमात हैं वो इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे जिस तरह शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के तमाम। आखिरी मामला जो चल रहा है पूरी कुव्वत के साथ इस्लामाबाद में, वो धरना केस से रिलेटेड है। 2017 में एक धरना दिया था तहरीक लब्बैक ने, और उससे मुतलिक सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले में ये करार पाया था कि इस चीज़ का जायज़ा लेने का हुक्म दिया गया था, और जो सीक्रेट आपकी एजेंसीज हैं उनकी क़यादत के ज़रिए उनके अंदर प्रोब करने और उन एहलकारों को सज़ा देने का मुतालबा किया गया था, हुक्म दिया गया था, जो इन मजहबी शिद्दत पसंदों को वहाँ लाने और इस सारे मामले में मुलविस थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी वो इमरान खान के साथ थी, और इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला था, और इसका खुमियाजा भुगता फ़ैसला देने वाले ने, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने।
लेकिन ये सब मामलात गुजर चुके हैं। काजी फायज ईसा एक दफ़ा फिर अपनी सीट पर, बल्कि चीफ जस्टिस की सीट पर तशरीफ़ फरमा है, और इस टाइम जो मामलात हैं मुल्क में, एक सियासी जमात को यानी तहरीक इंसाफ को जिस तरह दीवार से लगाया गया है और जितनी खौफनाक उसे सज़ा दी जा रही है वो सबके सामने है। ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं वो सबके सामने है। और सबसे बड़ा मामला, जो सबसे ज़्यादा अहम मामला है कि इलेक्शन अपनी 90 दिन की आइनी मुद्दत के अंदर नहीं कराने का फ़ैसला हुआ और उससे बाहर कराने का फ़ैसला हुआ है, ये सबसे ज़्यादा अहम मामला है। वैसे भी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। तहरीक इंसाफ उसके बाद हुकूमत में आई और उसके बाद उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, फिर दोबारा PDM की हुकूमत बनी, यानी एक तरह से नून लीग की हुकूमत थी ये, और अब इलेक्शन होने का सवाल है और उसके बाद नई हुकूमत बनना है। अब होगा क्या, क्या इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से चीज़ों को मैनेज करने और तहरीक इंसाफ को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब ये है कि नो बडी नोज़ के इलेक्शन के दिन क्या होता है। आपको याद होगा कि हफ्ता 10 दिन पहले गिलगित में एक सीट पर इलेक्शन हुआ था और वहाँ से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत गया था, बावजूद सारे दबाव के और मुल्क भर में खौफ और रास की फ़िज़ा के। और अगर इंसानों के बस में होता तो 1996 में ही शरीफ ख़ानदान ने इमरान खान का सियासत से पत्ता साफ कर दिया था। और अगर इंसानों के बस में होता तो मुल्क में आज भी काफ लीग की हुकूमत कायम होती। इमरान खान के साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी जब उसने मुशर्रफ की बताई गई शराइत पर शरीक होने से इनकार किया तो उसके साथ यही कुछ हुआ था। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, अगर एक हल्के में इलेक्शन को मैनेज नहीं किया जा सकरा तो पूरे मुल्क में कैसे कंट्रोल किया जाएगा। यही वजह है कि इमरान खान समेत सारे सांस रोक कर इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन के दिन का, और सब डाउटफुल हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन मुनक्किद होंगे।